नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा पहला प्रश्न है जिसमें हमें इस समीकरण को हल करके क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या का मान ज्ञात करना है। इसमें हमें प्रश्न में पहले से कुछ सूचनाएं दे रखी हैं जिसमें गणित के जो विभिन्न चिन्ह होते हैं उनका अर्थ क्या है वो हमें पहले से दिया हुआ है। उसी का इस्तेमाल करके हमें इस समीकरण को हल करना है और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। आइए देखते हैं हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यदि प्लस का अर्थ है डिवाइड करना, माइनस का अर्थ है प्लस करना, गुणन का अर्थ है माइनस करना और भाग करने का अर्थ है गुणा करना, तो इस समीकरण को हमको हल करना है। हमको क्या दिया गया है? प्लस प्लस का मतलब क्या होता है इस समीकरण के हिसाब से? प्लस का मतलब होता है भाग देना। फिर हमें क्या दिया गया है? माइनस। माइनस के बदले में हमें क्या दिया गया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है हमें प्लस। इसी प्रकार हमें आगे गुणे का चिन्ह दिया हुआ है। गुणे के बदले में हमें कौन सा चिन्ह दिया गया है? माइनस का दिया हुआ है। और फिर भाग का जो चिन्ह है, भाग के चिन्ह के बदले में हमें आगे क्या दिया हुआ है? गुणे का चिन्ह दिया हुआ है। अब हमें ये समीकरण हल करना है। हम समीकरण पहले यहाँ नीचे लिख लेते हैं। 8 भागित 4 माइनस 6 प्लस 3 गुणित 4। अब इन चिन्हों को प्रतिस्थापित कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो क्या दिया हुआ है हमें? 8 भाग के स्थान पे क्या आ जाएगा? गुणे का चिन्ह आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 गुणित 4। माइनस के स्थान पे क्या दिया हुआ है? माइनस के स्थान पे दिया हुआ है प्लस। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ जाएगा, प्लस 6। फिर है प्लस का चिन्ह, प्लस के स्थान पे क्या दिया हुआ है? भाग का चिन्ह दिया हुआ है, भाग। फिर दिया हुआ है 3 और गुणे के स्थान पे हमको क्या दिया हुआ है? गुणे के स्थान पे दिया हुआ है माइनस। तो ये हो जाएगा -4। अब इस समीकरण को हमको हल करना है। यहाँ पे हमको कौन सा वाला रूल लगाना पड़ेगा हमारे नंबर सिस्टम का? वो होता है बॉडमेस वाला। बॉडमेस हम सभी जानते हैं क्या रूल होता है। ब्रैकेट, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन और एच से सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। इस समीकरण में हमें कहीं पे भी ब्रैकेट दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं। ओ मतलब ऑफ, ऑफ भी नहीं दिख रहा है। डी दिख रहा है क्या? डिवाइड। तो हम सबसे पहले डिवाइड को हल करेंगे। डी यहाँ पे हमको हमारे पास है, तो ये क्या हो जाएगा? 8 गुणित 4 धन 6 में दिया जा रहा है 3 का भाग, तो ये कितना हो जाएगा? 2 माइनस 4 डिवाइड हो गया। उसके बाद अगला जो हम कार्य करेंगे वो क्या होगा? एम मतलब मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कहाँ दिया हुआ है हमें? तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा? 8 और 4 का गुणा करने पे 32 धन 2 -4। उसके बाद क्या कहा गया है हमसे? एम के बाद हमको करना है ए मतलब एडिशन, एडिशन मतलब प्लस। तो ये कितना हो जाएगा? 32 और 2 कितना हो जाएगा? 34। और फिर बचा -4 और लास्ट में ही सब्ट्रैक्शन। तो 34 -4 कितना होता है? 30। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा समीकरण में? क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 30 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न भी हमें ऐसे ही कोडिंग डिकोडिंग वाला मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न दिया हुआ है जिसमें हमसे कहा गया है यदि ए का अर्थ है घटाना, बी का अर्थ है गुणा करना, सी का अर्थ है जोड़ और डी का अर्थ है भाग, तो निम्नलिखित का मान क्या होगा? इस बड़ी से संख्या समूह का मान क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। हमसे क्या कहा गया है? हमसे कहा गया है ए का अर्थ है घटाना, मतलब ए मीन्स घटाना माइनस। फिर बी का अर्थ है गुणा करना मतलब मल्टीप्लिकेशन। सी का अर्थ है जोड़, जोड़ मतलब एडिशन। और डी का अर्थ है भाग देना। तो अब हमें इस संख्या का हल निकालना है। हमें क्या दिया गया हुआ है? हमें दिया गया हुआ है 43
C 43C 29B 3A 14B, फिर ब्रैकेट में दिया हुआ है ये 5C4, फिर है ब्रैकेट बंद होने के बाद C11 C, फिर ब्रैकेट दिया हुआ है, ब्रैकेट में दिया हुआ है 14A3 ब्रैकेट बंद, फिर दिया हुआ है A64 D8 B2। इसे अब आगे हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, C के 40 सबसे पहले संख्याओं को लिखते हैं 43, उसके बाद C के स्थान पे हमें क्या रखना है, C के स्थान पे यहाँ पे दिया हुआ है जोड़ना, तो 43 प्लस 29, B के स्थान पे क्या रखना है गुणा, गुणित 3, और 3 के बाद A के स्थान पे क्या है माइनस, फिर दिया हुआ है 14, फिर दिया हुआ है B के स्थान पे क्या है गुणा, फिर ब्रैकेट और 5, और C के स्थान पे क्या दिया हुआ है प्लस, फिर दिया हुआ है 4 ब्रैकेट बंद, फिर C के स्थान पे प्लस, फिर 11, फिर C के स्थान पे प्लस, फिर दिया हुआ है ब्रैकेट, ब्रैकेट में 14 A के स्थान पे माइनस 3, फिर A के स्थान पे माइनस, फिर 64, फिर D के स्थान पे डिवाइड, फिर है 8, फिर B के स्थान पे हो जाएगा गुणा, फिर 2 8B 2D 2 के बाद D के बाद D के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, एट B2 दिया हुआ है हमें, एट B2 ये है B, तो B के स्थान पे है गुणा, B के स्थान पे गुणा और ये हो जाएगा 2। बस इस समीकरण को हमको हल करना है। तो यहाँ पे भी हम वही हमारा रूल लगाएंगे। हमारा रूल कौन सा होता है, B बॉडमेस वाला, BODMAS। तो ब्रैकेट से पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, ब्रैकेट हमें 2 बार यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 43 प्लस 29 गुणित 3 माइनस 14 गुणित, ये पहला ब्रैकेट हल होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 धन 4 बराबर 9 धन 11 धन 14 में से, फिर अगला ब्रैकेट है 14 में से 3 घटाए तो कितना हो जाएगा 11 माइनस 64 डिवाइड बाय 8 माइनस 64 डिवाइड बाय 8, उसके बाद हमें दिया हुआ है 8 गुणित 2, ये यहाँ पे खत्म हो रहा था, A64 गुणित, ये D के स्थान पे हमको रखना था भाग का चिन्ह जो हमने रख दिया है 8, और उसके बाद रखना था B के स्थान पे गुणे का चिन्ह जो हमने रख दिया है। अब ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट सॉल्व हो गए, उसके बाद ऑफ हमको यहाँ दिया नहीं है, अब हम करेंगे D मतलब डिवाइड। तो अब डिवाइड कहाँ पे हो रहा है वो हल कर लेते हैं, 43 प्लस 29 गुणित 3 माइनस 14 गुणित 9 धन 11 माइनस, यहाँ पे ये हो रहा है भाग, 64 में 8 का भाग दिया तो क्या हो जाएगा 8 64 गुणित 2, डिवाइड भी हो गया। अब हमको करना है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कहाँ कहाँ पे हो रहा है वो हमको देखना है, तो मल्टीप्लिकेशन इन सभी जगहों पे हो रहा है। 43 प्लस 29 में 3 का मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना हो जाता है 87, माइनस 14 में 9 का गुणा किया तो कितना हो जाता है 126, प्लस 11 माइनस 8 में 2 का गुणा किया तो कितना हो जाता है 16। अब मल्टीप्लिकेशन भी हो गया, उसके बाद हमको क्या करना है एडिशन। एडिशन मतलब जोड़ना, तो अब जोड़ देंगे संख्याओं को, तो इन दोनों को जोड़ा तो क्या प्राप्त होता है हमें, इन दोनों को जोड़ने पे यहाँ पे दिया हुआ है 43 87, और फिर यहाँ पे दिया हुआ है हमको आगे प्लस के साथ चिन्ह के साथ ये 2 संख्याएं दी हुई है प्लस 11, तो बस अब इसको सभी प्लस वाली संख्याओं को जोड़ लेंगे और सभी माइनस वाली संख्याओं को जोड़ लेंगे, तो हमारे पास क्या संख्या प्राप्त हो जाएगी,
हमारे पास संख्या प्राप्त होती है। माइनस वाली कौन सी दो संख्याएं हैं, माइनस, यहाँ पे प्लस की संख्या है, तो ये कितना हो जाएगा 43, 87 प्लस 11 प्लस 11, इन चारों को जोड़ा तो कितना मिलता है 7 और 2 12, 7 और 3 10 और 2 12, हाथ तिल का आया 1, 5 4 और 1 5, 5 और 8 13, 13 और 1 14, 14 और 1 15, तो ये हो जाता है 152 माइनस, माइनस में कौन कौन सी दो संख्याएं हैं 126 और 16, इन दोनों को जोड़ा तो कितना होता है 142, तो माइनस 142, तो इन दोनों का अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो हमारे पास क्या सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 10। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें एक ऐसी संख्या, एक सीरीज वाला सवाल दिया हुआ है फाइंड द मिसिंग नंबर के पैटर्न के आधार पर, जिसमें हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। इन सभी संख्याओं में आपस में एक निश्चित संबंध है, एक निश्चित लॉजिक फॉलो हो रहा है, वही लॉजिक हमको यहाँ पे ढूंढना है। तो अब अगर हम इन संख्या को ध्यान से देखें तो हम देखते हैं कि यहाँ पे पहली संख्या है 5, फिर 16, फिर 51, फिर 158, संख्याएं यहाँ पे काफ़ी बड़े अंतर से एक दूसरे से बड़ी हो रही है। जैसे यहाँ 5 है, फिर एकदम से 16 आता है, फिर एकदम से 51 आता है, तो मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन या स्क्वायर या क्यूब की ट्रिक काम करेंगी, एडिशन या सब्ट्रैक्शन की नहीं करेगी। तो इन संख्याओं को अगर अब हम ध्यान से देखें तो क्या दिया हुआ है 5, उसके बाद दिया हुआ है 16, उसके बाद दिया हुआ है 51 और उसके बाद दिया हुआ है 158। 5 से अगर हमको 16 लाना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अगर हम 5 में 3 का गुणा कर दें तो होता है 15, और उसमें अगर 1 जोड़ दें तो हमें मिलता है 16। अब 16 से 51 अगर हमको जाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, 16 से 51 जाने के लिए हम कर सकते हैं 16 में 3 का गुणा, 16 या 48, और अगर उसमें 3 जोड़ दें तो हमें मिलता है 51। अब 51 से 158 पे जाना है तो हम क्या करेंगे, हम देखते हैं यही वाला लॉजिक यहाँ पे लग रहा है, तो 51 में 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 51 में 3 का गुणा करने पे हो जाएगा 153, और अगर उसमें 5 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 158। तो यहाँ पे हमको क्या लॉजिक मिलता है कि पहले वाली संख्या में 3 जोड़ा जा रहा है, फिर पहले समूह में 1 जोड़ा जा रहा है, फिर दूसरी वाली संख्या में 3 का गुणा किया, फिर 3 जोड़ा, तीसरी वाली संख्या में 3 का गुणा किया और 5 जोड़ा, तो चौथी वाली संख्या में क्या करेंगे, हम 158 में 3 का गुणा करेंगे और 7 जोड़ देंगे तो हमें उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी। तो 158 में अगर 3 का गुणा करें तो क्या आता है, 158 में 3 का गुणा करने पे 8 तिया 24, हासिल क्या आए 2, 5 तिया 15 और 2 17, हासिल क्या आया 1, 3 एकम 3 और 1 4, 474, 474 धन 7, तो ये कितना होता है 481। इस लॉजिक से हमारा जो प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 481 सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है 5 वस्तुएं बैट, बॉल, फैन, टेबल और चेयर एक के ऊपर एक रखी हुई है। 5 वस्तुएं हैं जो एक के ऊपर एक रखी हुई है, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, जैसा प्रश्न में बोला गया है इसी क्रम में रखी गई हो, ऐसा जरूरी नहीं है। फिर आगे क्या कहा गया है, बैट फैन से 4 स्थान ऊपर है, टेबल बॉल और चेयर के बीच में है, टेबल बेड से 3 स्थान नीचे है, शीर्ष से दूसरे स्थान पे कौन सी संख्या है। काफ़ी अच्छा सवाल है, सिटिंग अरेंजमेंट का या ऑर्डर रीऑर्डर का इम्पॉर्टेंट सवाल है। इस प्रकार के सवाल आजकल परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। 5 वस्तुएं दी गई है हमसे, क्या कहा गया है, एक है बैट, एक है बॉल, एक है फैन, एक है टेबल और एक है चेयर। जरूरी नहीं है कि इनका ऑर्डर ये हो, ये एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है, एक के ऊपर एक रखी हुई है। अब हमको यही इनका क्रम ज्ञात करना है कि कौन सी वस्तु किसके ऊपर है पांचों। पहला हमको सेंटेंस दिया गया है, पहली जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो क्या गई है, दी गई है बैट फैन से 4 स्थान ऊपर है। बैट फैन से 4 स्थान ऊपर है मतलब फैन नीचे है, तो फैन को अगर हम यहाँ लिख लें और इससे 4 स्थान ऊपर मत जाएं तो ये तो फैन का स्थान हो गया। फिर ये पहला स्थान हुआ,
ये दूसरा स्थान हुआ, ये तीसरा स्थान हुआ और ये चौथा स्थान हुआ। तो वहाँ पे क्या है, बैट है, क्योंकि हमको क्या कहा गया है कि बैट फैन से 4 स्थान ऊपर है। तो ये यहाँ पे हो गया फैन, उसके 4 स्थान, 1 2 3 4 स्थान ऊपर हो गया बैट। आगे कहा गया है कि टेबल बॉल और चेयर के बीच में है। जो टेबल है वो बॉल और चेयर के बीच में, अगर टेबल यहाँ है तो बॉल ऊपर हो सकती है और चेयर नीचे हो सकती है। टेबल बॉल और चेयर के बीच में है, एक ये संभावना बनती है, और दूसरी संभावना क्या बनती है, टेबल तो बीच में है ही, हमसे कहा ही गया है कि टेबल बीच में है, तो चेयर ऊपर हो सकती है और बॉल नीचे हो सकती है, ये दूसरी संभावना है। अब और 3 स्थान ही है, तो या तो ये वाला पूरा समूह ऐसा कैसा यहाँ पे फिट होगा, या ये वाला समूह ऐसा कैसे यहाँ पे फिट होगा। आगे और क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो देखते हैं। चेयर बेड से 3 स्थान नीचे है, चेयर बेड से 3 स्थान नीचे, तो ये बेड यहाँ पे है। अब इससे 3 स्थान नीचे जाएंगे तो क्या होगा, 1 2 3, ये वाली जगह, यहाँ पे कौन है, चेयर है, यहाँ पे चेयर आ जाती है, तो फिर कौन सी वाली टेबल अंदर आएगी, यहाँ पे टेबल आ जाएगा और यहाँ पे बॉल आ जाएगी, बस। तो हमारी ये पांचों वस्तुएं जम गई। एक बार फिर से जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको फिर से वेरीफाई कर लेते हैं, क्या सभी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो पहले कहा गया था बैट फैन से 4 स्थान ऊपर है, तो बैट, ये फैन सबसे नीचे आया और उससे 4 स्थान, 1 2 3 4 स्थान ऊपर बैट है। टेबल बॉल और चेयर के बीच में, तो टेबल के ऊपर बॉल है और नीचे चेयर है, ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। फिर कहा गया है चेयर बैट से 3 स्थान नीचे हैं, तो ये रहा बैट और इससे 3 स्थान नीचे, मतलब 1 2 3 स्थान नीचे चेयर है, तो सभी कंडीशंस फुलफिल हो रही है। अब हमसे क्या पूछा गया है, शीर्ष से दूसरे स्थान पे कौन सी वस्तु है, तो शीर्ष पे हो गया बैट, ये पहले स्थान, ये दूसरा स्थान, दूसरे स्थान पे कौन सी वस्तु है, ऑप्शन नंबर 3 बॉल। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है कि किसी भाषा में 50 को CACTY, कार को POL और टार को TOL लिखा जाता है, तो उस भाषा में टैरिफ को कैसे लिखा जाएगा, ये हमको ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है, टैरिफ को कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पे सबसे पहले टैरिफ लिख लेते हैं, TARIF। अब हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, 50, तो 50 को कैसे लिखा गया है ये देखना है, FIFTY। 50 को लिखा गया है CACTY। एक चीज़ और, इस प्रकार के कोडिंग के सवाल जब भी आए हमें, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हो सकता है कि किसी अंग्रेजी के वर्ड को लेटर के रूप में, संख्या के रूप में कोडित किया हो, या फिर एक और अंग्रेजी के लेटर वर्ड के रूप में कोडित किया हो, जैसा कि इस प्रश्न में दिया गया है कि एक अंग्रेजी के वर्ड को अंग्रेजी के ही कुछ अक्षरों के समूह के रूप में कोडित किया गया है। तो हमको ये देखना रहता है कि प्रत्येक वर्ड में जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं उतने ही हमको यहाँ पे नंबर्स मिलने चाहिए, संख्याएं अंक मिलने चाहिए, या फिर लेटर्स मिलने चाहिए। तो जैसे 50 में 5 लेटर है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 लेटर, 1 2 3 4 5। कार में 3 है, 1 2 3, यहाँ पे भी 3 है, 1 2 3। टार में 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो हमें उत्तर ढूंढने में काफ़ी आसानी होती है। तो जैसे 50 में को कहा गया है CACTY, मतलब F के सामने C, I के सामने A, F के सामने T, फिर T के सामने T और Y के सामने Y। उसके बाद क्या कहा गया है हमें कहा गया है कार, CAR। तो CAR को कैसे लिखा गया है, POL, मतलब C बराबर हो गया P, A बराबर हो गया L और A बराबर हो गया O और R बराबर हो गया L। इसी प्रकार दूसरा क्या कहा गया है, टार, TAR को क्या कहा गया है, TAR को टॉल कहा गया है, TOL, मतलब A को O कहा गया है, R को L कहा गया है और T को T कहा गया है। तो अब अगर हम इस शब्द का अर्थ ढूंढने जाएं तो ये क्या है, इधर लिख लेते हैं हम इसको, यहाँ पे लिख लेते हैं TARIF।
टी ढूंढते हैं अब इन संख्याओं में, इन समूह में। तो टी को यहाँ पे देखें तो टी को टी ही कहा गया है एक जगह, फिर इस जगह भी टी को टी ही कहा गया है, तो टी की जगह क्या आ जाएगा, टी की जगह टी आ जाएगा। अब उसके बाद ए को क्या कहा गया है, ए को ओ कहा गया है। देखिए यहाँ पे दोनों जगह ए बराबर ओ, यहाँ पे भी ए बराबर ओ, तो यहाँ पे भी हम ओ लिख देंगे। उसके बाद आर के लिए क्या है, आर के लिए एल दिया गया हुआ है, यहाँ पे भी आर बराबर एल, यहाँ पे भी आर बराबर एल, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एल। आई के लिए क्या कहा गया है, आई के लिए देखिए यहाँ पे एक जगह आई के लिए ए कहा गया है, तो ये हो जाएगा टी ओ एल ए, आई के लिए ए कहा गया। एफ के लिए यहाँ पे देखेंगे सी कहा गया है, यहाँ पे भी सी है, और एफ बराबर यहाँ पे भी सी है, तो दोनों एफ है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सी, और ये एफ बराबर भी सी, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, टी ओ एल ए सी सी, टी ओ एल ए सी सी, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है उस एकल अक्षर को पहचाने जिसे निम्नलिखित शब्दों में से हटाने पर नए शब्द बनते हैं। अच्छा, एकल अक्षर को, सिंगल लेटर को हमको ढूंढना है इन सभी वर्ड्स में से, इन सभी अंग्रेजी के शब्दों में से, कि उस लेटर को हम इन चारों में से हटा दें तो भी नए शब्द बन जाएं। बहुत आसान सा सवाल है। अब हमको बस ये देखना है कि ऐसा कौन सा लेटर इन ऑप्शंस में से है जो इन चारों में कॉमन है। तो हम ऑप्शंस से चलते हैं। ऑप्शंस में अगर देखें, यहाँ पे दिया हुआ है पहले ऑप्शन में आर, आर चारों वर्ड्स में दिया हुआ है क्या, यहाँ पे नहीं है, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में है, तो आर नहीं हो सकता, क्योंकि हम बाकी के 3 में से क्या हटाएंगे, अगर यहाँ पे से हमने आर हटा भी दिया तो बाकी के 3 में से क्या हटाएंगे, तो ये गलत ऑप्शन हो गया। दूसरा लेटर दिया हुआ है ए देखते हैं चारों में दिया हुआ है क्या, पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में है और चौथे में, लेकिन पहले में नहीं है, तो पहले में से भी हम ए तो हटा नहीं सकते, तो ए भी सही उत्तर नहीं होगा, सही ऑप्शन नहीं होगा। अब 3 में चलते हैं, तीसरे ऑप्शन में चलते हैं, दिया हुआ है एल दिया हुआ है कि पहले में, यहाँ पे नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, तो एल भी सही उत्तर नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 एम। और एम को हम अब चेक करते हैं कि वो चारों में दिया हुआ है क्या, तो पहले वर्ड में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है। अब एम को अगर हम हटा भी दें सभी में से, पहले में से हटाया तो हमारे पास बचता है आई एन के, इंक, इंक मतलब स्याही, ये एक सही वर्ड है अंग्रेजी का। दूसरे में से हटाएं तो बनता है एल ए पी, लैप, लैप मतलब गोद होता है, लैपटॉप भी बोलते हैं हम जिसको, तो लैप भी एक अंग्रेजी का वर्ड होता है। तीसरे में से हटाएं तो टी ई ए टी, टी मतलब चाय, ये भी एक अंग्रेजी का वर्ड है। और चौथे में से अगर हम एम हटाएं तो क्या होता है, डब्ल्यू ए आर, वार मतलब युद्ध, ये भी एक अंग्रेजी का वर्ड होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है कि यदि 55 प्लस 66 बराबर 33 हो और 22 प्लस 99 बराबर भी 33 हो, तो 44 प्लस 88 क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है। कोडिंग डिकोडिंग का काफ़ी अच्छा, इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण सवाल है। ये हम देखते हैं हम इसको कैसे हल कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ दिया हुआ है 5 और 6, 5 और 6 अगर इनको हम जोड़ देते हैं तो हमको क्या मिलता है, ये दोनों संख्याएं 5 से मिलके बनी है और ये दोनों संख्याएं 6 से मिलके बनी है। तो अगर हम इसमें से पहले वाले में से लिख लेते हैं 55 धन 66 बराबर 33, तो इसमें से अगर हम 5 ले लें और इसमें से अगर हम 6 ले लें और इन दोनों को जोड़ें तो क्या प्राप्त होता है, 11 प्राप्त होता है। दूसरे वाले में भी यही लॉजिक लग रहा है, 22 प्लस 99 बराबर 33, तो अगर इसमें से हम 2 ले लें और इसमें से हम 9 ले लें तो ये कितना मिलता है, तो भी हमको 11 की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे ये वाला लॉजिक मिल रहा है। अब इसको देखो तो यहाँ पे इसके अंकों का योग 13 है, 11 है, 11 में अगर 3 का गुणा करें तो 33 मिलता है, यहाँ पे भी 11 में 3 का गुणा करें तो 33 मिलता है। अब हमसे क्या पूछा गया है, 44 प्लस 88, तो अगर हम इसका 4 ले लें और इसका 8 ले लें और इन दोनों को जोड़ दें तो ये कितना होता है, ये होता है 12,
और 12 में अगर 3 का गुणा कर दें जैसा कि इन दोनों में किया है तो हमको मिलता है 36। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 36। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है ए, बी और सी अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 8:9:20 है और ए और सी के आय के बीच का अंतर 18,000 रुपये है तो बी की आय क्या है ये हमको ज्ञात करना है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है रेशो का। आइए इसे हम हल करने। तो अब हमसे क्या कहा गया है कि ए और बी और सी की आय क्रमशः अपनी आय का इतना प्रतिशत वो खर्च करते हैं। ए अपनी आय का 80% खर्च करता है। एक्सपेंडिचर देख लेते हैं अपन पहले, एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर। तो ए अपनी आय का 80% खर्च करता है। अगर ए मान लो 100 रुपये कमाता है तो 80 रुपये उसमें से खर्च कर देता है। बी अपनी आय का 85% खर्च करता है, मतलब 100 में से 85 रुपये वो खर्च कर देता है। और सी अपनी आय का 75% खर्च करता है। अब ये बात हम जानते हैं कि जो खर्च करने के बाद जो पैसा बचता है वो क्या होता है, वो बचत होती है। तो सेविंग्स का फॉर्मूला क्या होता है? सेविंग्स का फॉर्मूला होता है इनकम माइनस एक्सपेंसेस। तो इनकी सेविंग्स कितनी हो जाएगी? इनकी सेविंग्स हो जाएगी इन सभी को, ये तो एक्सपेंसेस के लिए लिख लिया था हमने, अब सेविंग्स के लिए हम एक टेबल और बना लेते हैं। तो ए की सेविंग कितनी हो जाएगी? ए की सेविंग हो जाएगी 80 में से 100 में से 80 गए तो 20%। बी की सेविंग कितनी हो जाएगी? 100 में से 85 गए तो 15%। और सी की सेविंग कितनी हो जाएगी? 100 में से 75 गए तो 25%। ये इनकी सेविंग हो गई। अब हमें इनकी सेविंग का अनुपात भी दिया हुआ है। तो वह अनुपात कैसे दिया हुआ है? 8:9:20। तो हम मान लेते हैं कि ए की सेविंग है 8x, बी की सेविंग है 9x और सी की सेविंग है 20x। बस अब हमें इनकी ये मान ज्ञात करना है। ये अभी हमने प्रतिशत में लिखा है, अब हमें इनका मान ज्ञात करना है। तो ए की सेविंग, ये सेविंग का प्रपोर्शन हो गया। तो अब ए जो अपनी आय का 20% बचाता है उसकी सेविंग है 8x। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 20% बराबर 8x। ये हो गया 8x। ये तो उसकी सेविंग हो गई। तो इसकी इनकम कितनी हो जाएगी? इनकम हो जाएगी 100%। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इनकम कितनी हो जाएगी? 100% हो जाएगी। तो इसको अगर 100% करना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 8/20 गुणित 100x। तो ये ए की इनकम कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी ए की इनकम 20 एकम 20, 20 बचे तो ए की इनकम हो जाएगी 40x। अरे उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि उसकी सेविंग 20% थी तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी? 40x हो जाएगी। ए की इनकम, यहाँ पे हम इनकम लिख लेते हैं। इनकम कितनी हो जाएगी? ए की हो जाएगी इनकम 40x। इसी प्रकार बी की इनकम कितनी हो जाएगी? बी की सेविंग है 15% और उसका मूल्य कितना है? 9x। तो 100% ज्ञात करने के लिए, मतलब उसकी इनकम ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? हमको ये करना पड़ेगा 9x/15 गुणित 100। बस इसको हल करना है। 9x/15 गुणित 100। तो ये कितना हो जाता है अगर हम इसको हल करें? तो ये हो जाता है, ये 5 3 से काट देते हैं और ये हो जाता है 3 और इसको काट देते हैं 1 से और इसको काट देते हैं, ये हो जाएगा 20। तो इस बी की इनकम कितनी हो जाएगी? 20 थी या 60? बी की इनकम हो जाएगी 60x। और इसी प्रकार सी के लिए हमको क्या दिया हुआ है? सी के लिए हमको दिया हुआ है
25% बराबर 20x। तो 100% कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा 20x गुणित 100 बटे 25। 25 एकम 25, 25 चौक 100, मतलब सी की इनकम कितनी हो जाएगी? सी की इनकम हो जाएगी 80x। बस अब हमसे आगे क्या कहा गया है? ए और सी की आय का अंतर 18,000 रुपये। ए और सी इन दोनों की आय का अंतर कितना दिया हुआ है? ए माइनस सी हमको दिया हुआ है 18,000। तो ए और सी को अगर हम डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा? डिफरेंस करें तो कितना हो जाएगा? ए की आमदनी है 40x और 40x और बी की आमदनी है, सी की आमदनी है 80x बराबर 18,000। इनका डिफरेंस निकालें तो ये कितना हो जाता है? 80 और 40 का 40x बराबर 18,000। अब हमको तो सिर्फ ये वैसे माइनस में आता है, लेकिन हमको तो इन दोनों का अंतर निकालना है। हम इसको सी माइनस ए भी लिख सकते थे, तो इसीलिए ये हमेशा इसको पॉजिटिव में ही हम मानेंगे। तो ये 0 से 0 कट गया और 18x बराबर हो जाएगा 1800 बटे 4। अब इसको आगे हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 बचे 2, 4 पंजे 20, ये हो जाएगा 450। तो x का मान आ जाता है हमारे पास 450। तो अब हमसे क्या पूछा गया है? बी की इनकम कितनी है? बी की इनकम है 60x। तो बी की इनकम है 60x, मतलब 60 गुणित 450। बस अब इसको हल करना है। 60 गुणित 450 कर देते हैं तो 45 में अगर हम 6 का गुणा करें तो हमको मिलता है 270 और 2 जीरो ये लग जाएंगे तो ये हो जाएगा 27,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है 120 मशीन पार्ट्स की एक मोटर में 5% पार्ट्स खराब थे और 80 मशीन पार्ट्स की एक अन्य मोटर में 10% पार्ट खराब थे। तो दोनों मोटर को अगर एक साथ मिलाएं दिए तो खराब भागों का प्रतिशत क्या होगा? दो मोटर दी हुई है, मान लेते हैं एक है मोटर ए और एक है मोटर बी। इसमें कुल पुर्जे कितने हैं? इसमें हैं कुल पार्ट्स कितने हैं? पहली वाली मोटर में है 120 और इसमें कितने हैं कुल पार्ट्स? दूसरी वाली मोटर में दिए हुए हैं 80 पार्ट। अब इसमें क्या कहा गया है? पहली वाली में कितने खराब है? खराब का प्रतिशत कितना है? खराब प्रतिशत कितना है? वो है 5%। और दूसरी वाली में खराब कितने हैं? दूसरी वाली में है खराब 10%। संख्या इनकी ज्ञात कर लेते हैं। तो 120 का अगर 5% ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं? 120 गुणित 5 बटे में 100। 5 एकम 5, 5 ये हो जाएगा 20 से भाग और ये हो जाएगा 20 एकम 20 और ये 6। तो इसमें टोटल कितने पुर्जे खराब है? 6 पुर्जे खराब है। इसमें कितने हो जाएंगे? इसमें हो जाएंगे 80 का 10%, मतलब 80 का 10% हटा तो 100 चले जाएगा। 10 एकम 10 और ये हो जाएगा 10 बार, एक जीरो से एक जीरो कट गया। तो इसमें कुल खराब पार्ट कितने हो जाएंगे? 8। तो दोनों मोटर को अगर हम साथ में मिला दें तो कुल पार्ट्स कितने हो जाएंगे? ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब ए में कितने पार्ट थे? 120 और बी में कितने थे? 80। तो कुल पार्ट कितने हो जाएंगे? 200। और कुल खराब पार्ट कितने हो जाएंगे? कुल खराब पार्ट हो जाएंगे 8 और 6। पहली वाली में थे 6 खराब, दूसरी वाली में थे 8 खराब, मतलब 14 खराब। अब हमसे क्या पूछा गया है? दोनों को साथ में मिला दिया तो खराब भागों का प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो दोनों को साथ में मिला दिया तो टोटल पार्ट्स हो गए 200 और खराब पार्ट हो गए 14। तो बस अब इन दोनों का प्रतिशत निकालना है, तो 14 बटे 200 कर देंगे। तो ये कितने बार कट जाएगा? गुणित 100। प्रतिशत निकालना है हमको। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 एकम 2, 2 सते 14, मतलब 7% मोटर पार्ट कुल खराब हो जाएंगे दोनों मोटर्स में मिला के। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर
प्रति घंटा की गति से चल रही है। 200 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 175 मीटर लंबे पुल को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा? सेकंड में। यहाँ पे जो हमको चाल दी हुई है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जब भी इस तरीके का सवाल आए तो हमको ये समझना होता है, मान लेते हैं कि एक ट्रेन है जो इस दिशा में चल रही है, ये ट्रेन का इंजन है, और ये एक ब्रिज है या प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म है जिसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है ए और ये उसका एंड पॉइंट है। तो जब ट्रेन इस दिशा में चलना शुरू करती है, ये प्लेटफॉर्म है या फिर ब्रिज है, जब ट्रेन इस दिशा में चलना शुरू करती है तो हम ये उस ट्रेन, ये कब कहा जाएगा कि ट्रेन ने प्लेटफॉर्म या ब्रिज को पार कर लिया? जब ट्रेन का जो अंतिम सिरा है, अंतिम बोगी है, वो इस प्लेटफॉर्म से बाहर निकल जाएगा या इस प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगा। मतलब ट्रेन इस स्थिति में आ जाएगी, इस स्थिति में आ जाएगी। ये उसका इंजन है, ये उसका अंतिम छोर या अंतिम बोगी, अंतिम डिब्बा है। तो ही कहेंगे कि ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को या ब्रिज को पार कर लिया। तो इस स्थिति में टोटल तय की हुई दूरी क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी प्लेटफॉर्म की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, साथ में ट्रेन की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। मान लेते हैं ये वाली लंबाई है x और ट्रेन की लंबाई है y। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी इस स्थिति में? कुल दूरी हो जाएगी x प्लस वाई। कुल दूरी हो जाएगी x प्लस वाई। हमसे क्या कहा गया है कि 200 मीटर लंबी ट्रेन 175 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी? तो समय एक जो फॉर्मूला होता है, चाल बराबर वो होता है दूरी बटा समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला होता है। अगर हमको समय ज्ञात करना है तो चाल नीचे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा समय बराबर दूरी डिस्टेंस बटे चाल। अब एक चीज हमको यहाँ पे और करनी है कि हमको इस चाल को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमको दूरी दी हुई है, लंबाई दी हुई है, वो मीटर में दी हुई है। तो चाल क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में? 54 किलोमीटर्स पर आवर। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसको अगर हम मीटर पर सेकंड में करेंगे तो इसमें हम कितने का गुणा कर देंगे? 5/18 का। तो ये हो जाता है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट। तो 5 18 एकम 18, 18 तिया 54 और 5 तिया 15। तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी मीटर प्रति सेकंड में? 15 मीटर पर सेकंड। अब हमको समय ज्ञात करना है, तो दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी हो जाएगी ब्रिज की लंबाई, पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। पुल की लंबाई कितनी थी? पुल की लंबाई है 175 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी है? ट्रेन की लंबाई है 200। और चाल क्या है? 15 मीटर प्रति सेकंड। बस अब इस इक्वेशन को हमको हल करना है, तो हमें उत्तर मिल जाएगा। इन दोनों को जोड़ दें तो क्या मिलता है? 375, और नीचे है इसके बटे में है 15, 15 एकम 15, 15 दूना 30 और 20 फिर बचते 7, और ये हो जाता 75, 15 पंजे 75, मतलब 25 मीटर प्रति सेकंड। 25 सेकंड का उसको टाइम लगेगा। दूरी है मीटर में और ये है मीटर प्रति सेकंड में, तो m से m कट जाएगा, सेकंड बचेगा। तो 25 सेकंड का टाइम उस ट्रेन को इस दूरी को तय करने में लगेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार के वीडियोस आगे पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। थैंक यू।